Just class of the chapter of next course. बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना। जस्ट बेटा ओपन कर लिया सभी ने? ओके। फोर्स आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या होता है फोर्स, बताओ आप। क्या होता है फोर्स, क्या करता है, कैसे पता चल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो अप्लाई हो रही है? मैम पुश और पुल होता है, फोर्स एक जगह पे उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है। जस्ट कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसे पुश और पुल करेंगे, ठीक है, तो तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। मीन्स जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, तो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की उसी डायरेक्शन में, ठीक है। और यही हमारा कंसेप्ट है आज का। सबसे पहले तो फोर्स होता क्या है? फोर्स क्या है? सिंपल क्वेश्चन बोल, ठीक है, आपको सभी को पता ही है। नेक्स्ट है आपका इनर्शिया, ठीक है जी। नाइन्थ क्लास का कंसेप्ट है। नाइन्थ क्लास में आपका नाइन्थ ही चैप्टर था, ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो रिपीट करते हैं अभी। इनर्शिया एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दोनों सेम चीज है। इनर्शिया क्या है, एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करती हूँ। कोई बॉल है, ठीक है, आपने उसको हिट किया तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है, वो तब तक मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। अगर बॉल है जो सरफेस पर मूव कर रही है, ग्राउंड पर मूव कर रही है, उसके रुकने का कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स ही होगी। जहाँ तो उसकी जो मूवमेंट है उसमें कोई ऑब्स्टेकल आ जाएगी जिससे टकराकर वो रुकेगी, जहाँ फिर उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अप्लाई हो जाएगी। अदरवाइज उसके रुकने का कोई भी कारण नहीं है। तो यही है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, वो तब तक अपने मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। या फिर हम बोल सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो तब तक रेस्ट पर ही रहेगी जब तक हम उसे मोशन में लेकर आने के लिए उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। मीन्स उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने के लिए उस पर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। इज इट क्लियर? और इसे ही हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। जो इनर्शिया का कंसेप्ट है वही है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट है, Newton's first of motion states that every body continues in its state of rest or motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change force state। वही बात आ गई, कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट में ही रहेगी, चाहे वो रेस्ट की है चाहे वो मोशन की है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आती हैं इसकी एग्जांपल्स जो आपने छोटी क्लासेस में भी की होगी। एक ब्लैंकेट वाली एग्जांपल होती है, एक ट्री वाली एग्जांपल होती है, ठीक है। हम उनकी फिजिकल में बस मूव कर रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगी, हम आगे की तरफ गए, एकदम से उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, हम पीछे की तरफ गए, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सारी एग्जांपल्स न्यूटन फर्स्ट लॉ की है, जहाँ फिर हम इनर्शिया की बोल सकते हैं।
और जे आगे की एप्लीकेशन। जस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इस चैप्टर में से जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो जितनी एप्लीकेशन शुरू होंगी, फर्स्ट क्लास की आ गई, सेकंड की आएंगी, थर्ड की आएंगी, इम्पल्स की आएंगी, जो चार एप्लीकेशन मिलेंगी आपको इसमें से, इस चैप्टर में से। और इसमें रीजनिंग क्वेश्चन पक्का बनता ही बनता है, ठीक है। वन और टू क्वेश्चन बन सकते हैं इनकी एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन के आगे वाई लिख कर आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, और आपको फिर उस जिसकी ला की वो है एप्लीकेशन, उसके बेस पे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। टू और थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन जाता है इसमें। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो जैसे एप्लीकेशन तो बहुत आएंगी, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले जैसे रशिया की है, तो आपने हेडिंग है ना, वो लर्न करके रखने हैं कि वो कौन सी एप्लीकेशन किस ला की है। सभी की एक्सप्लेनेशन सेम ही है, आप एक से दो एप्लीकेशन पढ़ोगे, उनका जो रीजन है वो पढ़ोगे, ठीक है। सभी में वही फिट हो जाना है, बस आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा उसे। तो आपका मेन काम क्या है कि आपको सबसे पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है वो है किस ला की है। ये ना हो कि वो इम्पल्सिव है, आप एक्सप्लेनेशन उसमें फर्स्ट ला की डाल रहे हो, वो थर्ड ला की, आप एक्सप्लेनेशन उसमें सेकंड ला की डाल रहे हो, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए हेडिंग हेडिंग लर्न कर लेना पहले, एक्सप्लेनेशन अपने आप हो जाएगी। ओके। जैसे फर्स्ट है एप्लीकेशन, व्हेन रनिंग हॉर्स सडनली स्टॉप, ठीक है, घोड़ा भागा जा रहा था, एकदम से रुका, द राइडर फास्ट फॉरवर्ड, जो उसके ऊपर राइडर बैठा है उसका वो आगे की तरफ झुक गया, बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द राइडर विच इज इन कंटेक्ट विद द होर्स। जैसे इसकी एग्जांपल छोटी क्लासेस में बस वाली भी होती थी, हम बस में जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल कर रहे हैं, सीट पर बैठे हैं, तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट है सारा वो बस से अटैच्ड है ना। अगर बस मोशन में है तो जो हमारी लोअर बॉडी पार्ट है वो भी सारा मोशन में है, ठीक है। जो अपर बॉडी पार्ट है वो अटैच नहीं है वो अलग है। जब एकदम से बस चलती चलती रुकी, जो लोअर पार्ट था वो तो बस के साथ ही अटैच था, उसे पता था कि बस रुक गई, मैंने भी रुकना है। जो अपर पार्ट था बेचारा उसे पता नहीं चला, ठीक है, वो मोशन में ही रह गया, बस रुक गई। तो हमारी जो लोअर बॉडी थी वो बस के साथ पीछे रुक गई, ठीक है। जो अपर बॉडी थी उसे पता नहीं चला, वो बेचारा मोशन में ही रह गया, इसीलिए हम आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है। यही आपकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर उसकी एक्सप्लेनेशन है। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट सेकंड वाला है, व्हेन अ हॉर्स सडनली स्टार्ट्स मूविंग द राइडर फॉल्स बैकवर्ड। पहले जो जैसे बेटा, जस्ट बेटा, क्योंकि हमारी बॉडी इनर्शिया में थी। इनर्शिया क्या होता है, जड़ता, किसी चीज को पकड़ कर लेना, ठीक है। जो लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनर्शिया का ही है। जो हमारी बॉडी थी लोअर पार्ट था सारा, ठीक है, वो तो अटैच था साथ में, जो अपर पार्ट था वो इनर्शिया में था। मीन्स फुल बॉडी हमारी इनर्शिया में ही थी, जो लोअर बॉडी थी वो तो बस के साथ अटैच थी। जब बस रुकी उसे पता चल गया कि मैंने भी रुकना है। जो अपर पार्ट था वो बेचारा इनर्शिया में ही रह गया, वो मोशन में ही रह गया, उसे पता ही नहीं चला। बस रुक गई, हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट था वो मूव करता ही रह गया। मीन्स डिले हो रहा है जो टाइम है, इसके कारण जो हम आगे की तरफ जाते हैं। समझ में आया। इससे पहले एक इजी एग्जांपल ले लो, जैसे हम सिंपली क्या करते हैं, कोई ट्री है उसकी ब्रांच को एकदम से जब शेक करते हैं तो पत्ते नीचे गिरते हैं ना। इसका कारण भी वही है, वो क्यों गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो पत्ते एंड टहनी मीन्स ब्रांच एंड जो लीव थे दोनों क्या थे, रेस्ट की स्टेट पर थे। आपने क्या किया, जाकर एकदम से जो ब्रांच थी उसको तो मोशन में लेकर आए, ठीक है। जस बेटा, कहाँ से बेटा। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਆ, ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਪੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ।
ਟਾਹਣੀ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਪੱਤੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਟਾਹਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ ਟਾਹਣੀ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੜਤਾ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਟਾਹਣੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਾਤੀ, ਪੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਏ। ठीक है। सेम केस होगा ब्लैंकेट के केस दे विच, ठीक है। ब्लैंकेट के केस में क्या होता है, जैसे ब्लैंकेट है उस पर डस्ट पार्टिकल्स हैं, पहले दोनों क्या थे, रेस्ट स्टेट पर थे। आपने क्या किया, एकदम से ब्लैंकेट को झटका दे दिया, ब्लैंकेट तो क्या आ गया मोशन में, जो डस्ट पार्टिकल थे वो वहां पर ही खड़े रह गए बेचारे इनर्शिया में। ब्लैंकेट अपनी प्लेस से हिल गया, मोशन में आ गया, डस्ट पार्टिकल वहां ही रह गए, वो नीचे गिर गए। इज इट क्लियर? ये सारी एग्जांपल्स हैं जो ये इनर्शिया की ही हैं, ठीक है। आपने एग्जाम्पल कोई भी छोड़ नहीं ली है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं छोड़नी, सभी को रीड करके देखना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है। सभी सेम ही है। थर्ड वही है जो अभी हमने की है, डिस्कस डस्ट वाली, ठीक है। और उसके बाद फोर्थ है, इफ अ क्लॉथ प्लेस्ड अंडर अ बुक इज गिवन अ सडन पुल इट फॉल्स आउट विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक। ये जो फोर्थ एज ए एक्टिविटी आप ना परफॉर्म करके देखना अपने घर में, होगा ऐसा, ठीक है, होता है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे आप छोटा सा कोई भी क्लॉथ या फिर पेपर रख लो, अगर आप एक झटके से एकदम उसको खींचेंगे ना, जो उस पर बुक पड़ी है या कोई ब्लॉक पड़ा है, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ी है जो सॉलिड है, ठीक है, वो वहां पर वैसी ही रहेगी जैसी थी, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। मीन्स बुक को पता ही नहीं चलेगा, ब्लॉक को पता नहीं चलेगा कि जो मेरे नीचे पेपर पड़ा था वो खींच दिया गया, आप इतनी जल्दी से उसे बाहर करोगे, ठीक है। जो फोर्थ एक्टिविटी है इसे रीड करके ट्राई करके देखना, होता है ऐसा। उसके बाद मैम ये चीज तो बहुत हल्की चीज के लिए एप्लीकेबल होती है, जैसे पेपर और क्लोथ की, अगर बुक के नीचे में बुक लीजिएगा तो ऊपर वाली मिलेगी। जैसे बेटा इसीलिए एग्जाम्पल में क्लोथ ही लिया है, कोई सब्सटेंस कोई ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोथ ले सकते हैं हम, पेपर ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो फिफ्थ है, एथलीट्स रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप, ऐसा भी आपने देखा होगा, ठीक है। मान लो एथलीट ने लॉन्ग जंप करना है, जहां से स्टार्ट होना है क्या वो वहां से जंप कर देता है? नो, पहले वो इनर्शिया में आता है, वो पीछे से भाग कर आता है, ठीक है। उसकी जो बॉडी है फिर इनर्शिया स्टेट में आती है, मीन्स उसकी अपनी बॉडी को वो फॉर्म में लेकर आता है पहले भागने की, तभी वो जंप कर सकते हैं। अगर वो वहां से ही करेगा तो लॉन्ग जंप नहीं होगा उसका, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स है आपका, मैन जंपिंग फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन में फॉल डाउन, सारे एग्जांपल्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आप एक बार इन्हें रीड करके देखना, किसी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझसे पूछ लेना, कोई बात नहीं ऐसी। और जो एट्थ है वो हमने ऑलरेडी कर ली, जस्ट। हाँ, नाइन्थ में था डिक्टो, वही चैप्टर है, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बढ़ा दी मैंने, ठीक है। क्या बोल रहे हो, वॉइस नहीं क्लियर सुनाई दी मुझे। हाँ सेम की सारा ही सेम है, डिक्टो वही चैप्टर है, नाइन्थ में भी वही चल रहा है आपके साथ साथ। नाइन्थ का जो सिलेबस है मोस्टली आपकी क्लास से मैच करता है, ठीक है। बस थोड़ी थोड़ी सी जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी, एक्सप्लेनेशन होगी, वो बढ़ा दी, मीन्स उसी कंसेप्ट को वाइड किया गया है, न्यू कंसेप्ट नहीं। जो टेंथ में होता है वो सारा आपको प्लस टू में आएगा, नाइन्थ सारी की सारी प्लस वन में मिलेगी, टेंथ सारी की सारी आपको प्लस टू में मिलेगी, वही कंसेप्ट। उसके बाद जो एट्थ एग्जाम्पल थी वो भी हमने डिस्कस कर ली थी, इन्होंने मैंगो ट्री स्पेसिफिक नेम यूज किया है, हमने सिंपल ट्री कर लिया था। कोई जरूरी नहीं कि वो मैंगो ट्री ही होना चाहिए, कोई भी ट्री ले सकते हैं हम, ठीक है। और वो नेक्स्ट है आपका लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम तो आपने पहले भी सुना होगा, मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो मूव कर रहा है,
उसका मास कितना है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दोनों को अगर हम प्रोडक्ट में लेंगे वो कौन सी टर्म बन जाएगी, मोमेंटम। बट मोमेंटम के आगे लीनियर लिखा हुआ है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उसका मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, इसीलिए लीनियर है। अगर एंगुलर आ जाएगा इट मीन्स वो सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, अगर लीनियर है इट मीन्स वो स्ट्रेट मोशन की बात चल रही है। याद रखना ये बात, ठीक है। चीज वही होगी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, बट जो लीनियर एंड एंगुलर वर्ड है जो उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने आप में। अगर लीनियर है इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर एंगुलर है इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है। ओके। और जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ अभी लीनियर मोमेंटम का ही कंसेप्ट है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होती है, रीड करते हैं। It is defined as the total quantity of motion contained in a body and is measured as the product of the mass of body and its velocity। जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उसके फुल मोशन को डिस्क्राइब करती है, जो टोटल क्वांटिटी को, मोशन की को डिस्क्राइब करती है। कैसे डिस्क्राइब करती है, उसकी मास एंड वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके, दोनों को प्रोडक्ट में लेकर, और इसे हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। पी से हम इसे नोट करते हैं। अगर हम डायरेक्शन की साथ कर रहे हैं, जो बात साथ कर रहे हैं, तो वेक्टर बन जाएगी क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर वेक्टर डालकर। तो पी वेक्टर जो जहां पर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लीनियर मोमेंटम को, एंड एम मास को, वी वेलोसिटी को। मास के ऊपर वेक्टर नहीं आना, क्योंकि मास क्या है, कौन सी क्वांटिटी है मास, जस्ट स्केलर, ठीक है। इसीलिए हमने मास के ऊपर, एम के ऊपर वेक्टर नहीं डाला। जहां तक क्लियर है सभी को। ओके। और 1.01 इक्वेशन तक ही करना है फिलहाल ये आपने, जो मोमेंटम का है पार्ट। उसके बाद आपका सेकंड लॉ है मोशन का, वो हमने कल की क्लास में करना है, 3 टॉपिक्स होंगे इसके। सेकंड लॉ क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, और ये एक डेरिवेशन है उसकी, ठीक है, वो वाली। ठीक है, एक सेकंड लॉ की खुद की डेरिवेशन है, एक होगी कि इसको इससे फर्स्ट एंड थर्ड लॉ दोनों ड्राइव कर सकते हैं, वो बाद में आएंगे। ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमने कल डिस्कस करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सेकंड लॉ है, ठीक है। तो वो उसके लिए अकेला एक लेक्चर चाहिए, वो कल की क्लास ले लेंगे। उसके बाद आप आ जाओ इम्पल्स पर। ये आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, मे बी 9th में नहीं पढ़ा होगा। नहीं है। बस बेटा वो तो इतना ही है, उसका जो फॉर्मूला है वो बीच में काम आना है, इसीलिए उसका इंट्रोडक्शन किया, वो सेकंड लॉ में काम आना है, लीनियर मोमेंटम वर्ड, ठीक है। सेकंड लॉ की डेफिनेशन में है, इसीलिए उसे यूज किया थोड़ा सा बस। उसके बाद आपका आता है इम्पल्स, ये न्यू टर्म हो गया आपके लिए आई थिंक, ठीक है, तो इसे ध्यान से सुनना। इसे हम सारा रीड करते हूँ मैं, साथ में सुनना। When a cricket ball is hit by a bat or a nail is stuck into wood with a hammer, the force of impact। जब जो क्रिकेट बॉल है वो बैट के साथ हिट करती है, एक एग्जांपल ये होगी, और एक नेल को हम हैमर के साथ स्टक कर रहे हैं वुड में, एक एग्जांपल ये होगी। द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट, जो फोर्स दोनों केसेस में लग रही है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है, कैसी होती है। फर्स्ट पॉइंट, एक्ट्स फॉर अ स्मॉल टाइम, बहुत कम टाइम के लिए एक्ट करती है दोनों केसेस में जो फोर्स है। सेकंड, इज यूजुअली नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पैक्ट, दैट इज इट वेरीज विद टाइम टू टाइम। सेकंड केस,
सेकंड जो केस है वो सुनो ध्यान से। वो बोल रहे हैं एक तो कम टाइम के लिए फोर्स लग रही है, ठीक है, समझ गए कि ठीक है। जैसे बॉल बैट को कितना टाइम टच करती है, जब जो बॉलर है उसने बॉल करवाई, ठीक है, जो बैटिंग कर रहा था उसने हिट कर दिया, वो टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा स्मॉल है जब जो बॉल है उसने बैट को टच किया, हिट किया उसने उसको। और सेकंड केस क्या है, इज यूजली नॉट कांस्टेंट थ्रू द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पैक्ट। पूरे टाइम के लिए जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है टाइम टू टाइम। जैसे आपने नेल ली, जरूरी तो नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम जितनी फोर्स से हिट किया हैमर से उतनी ही फोर्स से आप सेकंड टाइम करो। वो तो कम या ज्यादा फोर्स लग सकती है नेल पर हैमर के साथ, ठीक है। जे अगर पहली बार ज्यादा फोर्स से हिट किया, हो सकता है दूसरी बार थोड़ी कम से हो, तीसरी बार थोड़ी ज्यादा से हो। बट ये तो नेचुरली कोई फिनोमिना नहीं है ना कि सेम फोर्स ही लगेगी हर बार, ठीक है। वही सेकंड पॉइंट है आपका, क्लियर है सभी को? यस मैम। अच्छा। ओके। तो अब हमें ये मैम भी, क्रिकेट वाला क्या बता रहा था? कौन सा बेटा? मैम क्रिकेट वाले एग्जाम्पल जो होता है। क्रिकेट वाला वो ये बताया था, टाइम इंटरवल बताना था उसमें कि जो हमने क्रिकेट बॉल की एग्जांपल ली थी, जब बॉल बैट को टच कर रही है वो टाइम इंटरवल बहुत कम है। इसीलिए हमने जे वाली एग्जांपल ली है इम्पल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। हम एग्जांपल के थ्रू इम्पल्स की डेफिनेशन तक पहुंचेंगे, ठीक है। इम्पल्स के केस में टू कंडीशंस होती हैं फोर्स लगने की। फर्स्ट तो ये है कि टाइम इंटरवल बहुत कम होता है इसमें। सेकंड, और उस टाइम इंटरवल में जितनी भी फोर्स लगती है पूरे ड्यूरेशन में, वो जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर हम क्रिकेट की एग्जांपल ले, एक ओवर में, ठीक है, 6 टाइम्स जो जो बॉलर है वो बॉल फेंकता है बैटर की तरफ, ठीक है। तो वो क्या होता है, जरूरी नहीं कि जितनी फोर्स से उसने फर्स्ट बॉल को हिट किया था उतनी ही फोर्स से वो सेकंड बॉल में भी करे, ठीक है। मतलब 6 बॉल्स डिफरेंट फोर्सेस की हो सकता है कि वो डिफरेंट फोर्स से हिट करे बैट उस बॉल को। और ऐसा ही मैंने नेल की एग्जांपल ली थी, नेल है, हैमर के साथ आप उसे स्टक कर रहे हो, जरूरी नहीं कि जितनी फोर्स फर्स्ट टाइम लगी उतनी ही सेकंड टाइम लगे। ये दोनों एग्जांपल्स इम्पल्स की है और दोनों पर दोनों कंडीशंस अप्लाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जो फोर्स है एक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम, बहुत कम टाइम के लिए बैट एंड बॉल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, हैमर एंड नेल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मीन्स फोर्स का जो टाइम है बहुत कम है लगने का। और दूसरा क्या कंडीशन था कि हर के मतलब जितना टाइम जो फोर्स लग रही है, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर है अब? यस मैम। ओके। तो आप ये बात भी फिर पता ही है, अगर हमारे पास कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, कोई क्वांटिटी वेरी कर रही है, तो अगर अगर हम उसका जो नेट रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी हमें, ठीक है। जैसे आप मान लो व्हीकल पर जा रहे हैं, आप जो वेलोसिटी थी, आप कभी कम कभी ज्यादा स्पीड आपकी, ठीक है, हो रही थी। तो अगर आपने एंड में देखना है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपकी कितनी वेलोसिटी थी, कितने टाइम में किया, तो हम एवरेज वैल्यू ही निकालते हैं ना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट तो आप चेंज कर रहे थे। वैसा ही इस केस में होगा। हमने ये तो बता दिया कि जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज है। तो इस केस में जो फोर्स टर्म है उसके फुट में एवरेज लिखा हुआ है। द क्वांटिटी एफ वेक्टर ए वी है जो उसके नीचे, वो एवरेज है, ठीक है। तो जे इम्पल्स के केस में जो फोर्स है वो एवरेज फोर्स होती है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है पूरे प्रोसीजर में, पूरे प्रोसेस में। क्लियर? और जो इम्पल्स का फॉर्मूला है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टी। द क्वांटिटी एफ वेक्टर एवरेज टी इज कॉल्ड इम्पल्स। कि कितनी फोर्स लग रही है, कितने टाइम में लग रही है, दोनों को जब प्रोडक्ट है उसे हम इम्पल्स बोलते हैं। जो इम्पल्स की एग्जांपल्स हैं सभी, वो फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों को फॉलो करती होंगी। इज इट क्लियर टू ऑल?
यस। ओके, तो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इम्पल्स रिसीव्ड ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट, impulse received during an impact is defined as the product of the average force। मैंने बोला था कि फोर्स के साथ एवरेज जरूर आना है जहां पर, ठीक है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज फोर्स एंड द टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स। फोर्स कितने टाइम तक वहां पर एक्ट करा उसने, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्टों को हम इम्पल्स बोलेंगे। उसके बाद आपका छोटा सा डेरिवेशन है इसका, इम्पल्स का, ठीक है, और जे न्यूटन के सेकंड लॉ से हुआ, जे हम कल करेंगे। उससे पहले आप आ जाओ इसकी एप्लीकेशन पर, क्योंकि अभी हमने न्यूटन सेकंड लॉ तो किया नहीं, डेरिवेशन के लिए वो अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपकी आगे एप्लीकेशंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इम्पल्स। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? व्हाइल कैचिंग अ बॉल, अ क्रिकेट प्लेयर lowers his hand to save himself from getting hurt। हमारी जो इम्पल्स थी वो क्या है? एवरेज फोर्स इनटू टाइम, मीन्स जितना टाइम कम होएगा, ठीक है, इसे करते हैं साथ में। वाइल्ड कैचिंग अ बॉल, जब जो बॉल कैच करनी होती है क्रिकेट के गेम में, अ क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स, वो क्या करता है, जो अपने हैंड है वो नीचे की तरफ लेकर जाता है कि उसे जो हर्ट कम हो, ठीक है, कम फोर्स लगे। तो वो असल में करता क्या है, टाइम में इंटरवल को इंक्रीज करता है। इम्पल्स की जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, ठीक है, हर्ट होने से बचने के लिए, किसी चीज के डैमेज होने के लिए, उसे बचाने के लिए हमें करना क्या होगा? फोर्स लगने का जो टाइम है उसे इंक्रीज करना होगा, क्योंकि जितना जो टाइम है वो कम होएगा, उतनी जो फोर्स है वो ज्यादा लगेगी। जितना टाइम कम होएगा उतनी फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर फोर्स ज्यादा लगेगी उतना ही हर्ट ज्यादा होगा। इसीलिए वो क्या करता है, अपने जो हैंड है वो नीचे की तरफ लेकर जाता है, ताकि बॉल उसके हैंड तक पहुंचने का जो टाइम इंटरवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए, ताकि फोर्स कम लगे और उसे कम हर्ट हो। इम्पल्स की वैल्यू कम कर रहा होता है वो। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन करती हूँ मैं, सुनो ध्यान से। By lowering his hands, the cricket player increases the time interval in which the catch is completed। वो क्या कर रहा होता है? टाइम को इंक्रीज कर रहा होता है। As the total change in momentum takes place in a large time interval, the time rate of change of momentum of the ball decreases। So according to Newton's second law of motion, lesser force acts on the hands of the player and he saves himself from getting hurt। जो जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यूज हो रहा है, जो न्यूटन से सेकंड लॉ का कंसेप्ट डाला हुआ है इन्होंने बीच। एक मिनट, जो इम्पल्स का एक्सप्रेशन है वो एक जी वाला भी बनता है हमारे पास, जो लास्ट जहां पर है, ठीक है। Impulse received during an impact is equal to the product of the average force during the impact and the time for which the impact lasts, and से बाद न्यू चीज आ रही है, and is equal to the total change in momentum produced during the impact। ठीक है, कि उस पूरा जो प्रोसेस चल रहा है उस इम्पैक्ट में वो किसकी इक्वल होगी, और टोटल चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में चेंज कितना आ रहा है उस पर भी डिपेंड करती है जो इम्पल्स है। इसीलिए हमने एक्सप्लेनेशन में साथ में रीजन डाला हुआ है मोमेंटम का भी। क्लियर है? ओके। उसके बाद आपका जो सेकंड है, जैसे कोई भी हमारा व्हीकल है उसमें जो स्प्रिंग सिस्टम किया होता है,
किया हुआ हुआ है वो क्यों करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो रोड है मान लो वो खराब है, अगर वहां पर जंप ज्यादा लगेंगे, अगर स्प्रिंग नहीं होगे, ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो सारे जर्क्स हैं वो पहुंचेंगे सीधा ड्राइवर की तरफ जहाँ पे जो भी सामान है हमारी व्हीकल में, ठीक है, कि मीन्स हमें उसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा फील होगा। अगर जो स्प्रिंग लगे हुए हैं तो टाइम इंटरवल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा एंड जो जर्क्स हैं उसका जो इम्पैक्ट है हमारे तक कम पहुंचेगा। ऐसे ही हम जैसे कोई ग्लास होते हैं, ठीक है, कोई कच का सामान होता है, उसे हम जो रैपर होता है उसमें अच्छी तरीके से क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। जैसे होते हैं ना वो ऐसा एक रैपर था जिसमें एयर फिल की होती है वो छोटे छोटे बूंद से, ठीक है। वो भी इसीलिए होता है ताकि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसके बीच रैप की हुई है, ठीक है, जर्क्स का जो टाइम इंटरवल है उसके तक पहुंचने का वो इंक्रीज हो जाए और जर्क्स उसे कम लगे और वो डैमेज ना हो, ठीक है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये इम्पल्स की है, ये सारी जो एप्लीकेशंस है उसके बेस्ड ही आपने एक्सप्लेन करनी है। तीन तो हो गई, 2, 3 एंड 4 है जो वो आपकी पेंडिंग है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और एक आपको एक्टिविटी बताई थी मैंने वो परफॉर्म करके देखना, कोई भी एप्लीकेशन है जो आप घर पर परफॉर्म करके देख सकते हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है। चाहे वो फर्स्ट ला की है, चाहे वो सेकंड की है, चाहे वो इम्पल्स की है, जिसकी भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके बेटा ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास लगाओ और इसे रिवाइज कर लेना। थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।